Hello everyone, welcome again to daily news analysis session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's session. Today is 11th June 2024. So I will discuss the important news of today's session. And the first news is with no change of guard in key ministries, PM signals continuity. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश में रिसेंटली 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 18th लोकसभा, कई बार एग्जामिनर ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि रिसेंटली हमारे देश में अभी कौन सी लोकसभा की इलेक्शन हुए। ठीक है, तो 18th लोकसभा के इलेक्शन हुए हैं जिसमें फिर से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं देश के। लेकिन इस बार थोड़ा बीजेपी की जो सीट्स हैं वो कंपैरेटिवली कम रही, लेकिन वो चाहते थे कि उनको इस बार 400 पार कर देंगे, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो इसलिए उन्होंने कुछ जो अदर दल हैं उनका भी सपोर्ट लिया हुआ है और उनकी सपोर्ट से उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है। तो गवर्नमेंट बीजेपी की है बट विद सम अदर अलाइज। अब यहाँ पर जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो एज इट इज ही रही हैं जैसे कि वो पहले थी। जैसे कि जो अमित शाह जी हैं वो हमारे फिर से होम मिनिस्टर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी डिफेंस पोर्टफोलियो है उनके पास। निर्मला सीतारमण के पास फाइनेंस है। जयशंकर के पास एक्सटर्नल अफेयर है। और जो नितिन गडकरी हैं हमारे पास, उनके पास रोड ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, तो इन जो मेजर मिनिस्ट्रीज हैं इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। टेम्परिंग विद एविडेंस, चार्ज एडेड टू एफआईआर अगेंस्ट विभव कुमार। तो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट जो न्यूज है मे नॉट बी सो इम्पोर्टेंट बट दिस टॉपिक ऑफ चार्ज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू और लीगल एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू। तो दिल्ली पुलिस ने, अभी हम पहले थोड़ा सा इसकी समझ लेते हैं हिस्ट्री क्या थी। कि मिस्टर विभव कुमार, इनके खिलाफ एलिगेशन है कि इन्होंने जो राज्यसभा सांसद हैं स्वाति मालीवाल जी, उनके खिलाफ कुछ ऑफेंसेस करे। और कौन कौन से ऑफेंसेस करे? इन्होंने ऑफेंस किए क्रिमिनल इंटिमिडेशन, असॉल्ट, criminal force on a woman with intent to disrobe and attempt to commit culpable homicide। तो ये चार्जेस इनके खिलाफ लगे। अब हम समझ लेते हैं कि पहले हम समझते हैं चार्ज क्या है और फिर ब्रीफ में इन ऑफेंसेस को समझेंगे। देखिए, आपके जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो जनरली जो ऑफेंसेस अगेंस्ट फीमेल होते हैं दीज आर कंसिडर्ड मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, और फ्रिक्वेंटली एग्जामिनर इस तरह के ऑफेंसेस से क्वेश्चन आपसे पूछता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं चार्ज कि चार्ज होता क्या है। देखिए, जब कोई भी पर्सन ऑफेंस करता है तो सबसे पहले उस पर्सन के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर होती है। और एफआईआर रजिस्टर होने के बाद क्या होता है कि उस पर्सन के खिलाफ एक आईओ अपॉइंट किया जाता है उस ऑफेंस से संबंधित। और वो आईओ क्या करता है? उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करता है। क्या करता है? उस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन करता है। और इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चार्जशीट फाइल करता है। और चार्जशीट फाइल की जाती है कोर्ट में अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 2 के अंदर। ठीक है, और जब ये चार्जशीट फाइल कर दी जाती है तो इस चार्जशीट के बेसिस पर जो कोर्ट है हमारे ऑनरेबल कोर्ट, वो चार्ज फ्रेम करते हैं। तो चार्ज फ्रेम का मतलब ये है कि किसी अपराधी ने कौन कौन से अपराध करे हैं। तो हर एक ऑफेंस अपने आप में चार्ज होता है और चार्ज में हमेशा पनिशमेंट वाला सेक्शन लगता है। तो जैसे मिस्टर विभव के अगेंस्ट जो है ये चार्जेस लगे हैं। पहला चार्ज लगा है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। ठीक है, तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन क्या है? ये होता है किसी को डराना, धमकाना या धमकी देना। तो सेक्शन 504, 506 आईपीसी जो है दिस डील्स विद द क्रिमिनल इंटिमिडेशन। फिर है असॉल्ट, सेक्शन 351 आईपीसी। क्रिमिनल फोर्स ऑन वुमेन टू विद इंटेंट टू डिसरोब, सेक्शन 354 बी। ये नया सेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेक्शन है दिस वाज एडेड टू द आईपीसी बाय द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013।
कब आया ये क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 से जोड़ा गया, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड, तो ये है सेक्शन 308 आईपीसी। ये सारे चार्जेस इनके खिलाफ लगे। तो चार्जेस का मतलब मैं फिर से समझा रहा हूँ आप लोगों को। चार्ज का मतलब है कि जब कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो हर एक ऑफेंस अपने आप में एक सेपरेट चार्ज होता है और उस चार्ज पर ट्रायल होता है और हर चार्ज पर उस पर्सन को सजा मिलती है। अब दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ एक नया सेक्शन और ऐड किया है और एक नया चार्ज और ऐड किया है, एंड दिस इज द सेक्शन 201 आईपीसी। अब व्हाट इज दिस सेक्शन 201? टेम्परिंग विद द एविडेंस या डिसअपियरिंग एविडेंस, कॉजिंग डिसअपियरेंस टू द एविडेंस। जैसे कैसे? तो अगर किसी पर्सन ने ऑफेंस किया है और ऑफेंस करने के बाद वो पर्सन उस अपराध से संबंधित उसके खिलाफ जो भी सबूत हैं, एविडेंसेस हैं, उनको किसी भी प्रकार से डिसअपियर करता है, उनको किसी प्रकार से डिस्ट्रॉय करता है, तो ऐसा पर्सन सेक्शन 201 आईपीसी के अंदर लायबल होता है। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर, ए पुश फॉर मोर क्लाइमेट एक्शन। तो जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में क्या ये ग्लोबली ही एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम चल रही है और इस एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम का मेन कारण है ग्रीन हाउस गैसेज, जिसकी वजह से, जिनके बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से पूरे दुनिया को प्रॉब्लम होती है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अभी इस पर क्या हुआ है कि जो इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर लॉ ऑफ सी है, इटलॉस है, उसने कुछ अपनी एडवाइजरी दी है और ये एडवाइजरी जो मांगी गई थी, इट वाज sought by small island state on climate change and international law। अब इन्होंने ये कहा है कि देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है वाटर में, समुद्र के वाटर में, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शंस बाय द ओशन लीड्स टू द सी वाटर एसिडिफिकेशन, ठीक है। तो जब देखिएगा ग्रीन हाउसेस गैसेस ज्यादा इमिट होंगी तो ये कहाँ, हमारे एनवायरनमेंट में जाएंगी, और जो हमारा सी है इट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द एनवायरनमेंट। तो जब ये गैसेस समुद्र के आसपास जाएंगी तो जो सी वाटर है वो इनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। और जब सी वाटर इनको एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, वहां पर जो हमारा सी का वाटर है वो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, यानी कि उसका एसिडिफिकेशन हो जाएगा, तो उसमें एसिड का कंटेंट ज्यादा आ जाएगा, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि वहां पर जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु हैं उनको प्रॉब्लम होगी, तो कहीं ना कहीं उनकी लाइफ को भी डेंजर होगा। अब आगे कहता है ये न्यूज, द ओशन आल्सो एब्जॉर्ब ओवर 90% ऑफ एक्सेस हीट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग। तो जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है उसका 90% ऑब्जर्व किया जाता है किसके द्वारा, समुद्र के द्वारा, और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, रेजिंग ओशियन टेम्परेचर एंड सी लेवल। तो जो ग्लेशियर्स हैं हमारे वो क्या होते हैं, पिघल जाते हैं, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो वो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जो हमारे समुद्र का लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जब समुद्र का लेवल बढ़ जाएगा तो बहुत सारे हमारे कंट्रीज ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा नीचे बसे हुए हैं, तो उनके सबमर्ज या डूबने का खतरा भी बढ़ जाता है। अब इसीलिए ये जो प्रॉब्लम है ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, रादर इट इज द ग्लोबल प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सजेशन क्या है कि भाई इसको रोकने के लिए कलेक्टिवली एफर्ट्स की जरूरत है, और यहाँ पर कलेक्टिव इंटरेस्ट ही सभी का अफेक्ट हो रहा है, ठीक है। और उन्होंने कहा है कि इसको रोकने के लिए जो भी बेस्ट अवेलेबल साइंस है या जो भी बेस्ट अवेलेबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, लाइक पेरिस एग्रीमेंट 2015, उन सबको कंप्लाई किया जाना चाहिए, क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम है ये किसी भी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये पूरे संसार की प्रॉब्लम है, और इससे पूरा संसार ही अफेक्टेड भी है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, काउंसिल रिकमेंड्स बांग्ला फॉर यूएन, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रेजोल्यूशन पास किया है और जिसमें उसने रिकमेंड किया है कि जो बांग्लादेश है उसको यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाना चाहिए। अब हम समझ लेते हैं कि देखिए, जो यूनाइटेड नेशन है
यूनाइटेड नेशन से पहले था लीग ऑफ नेशंस, ये बना था 1920 में। क्यों बना था? जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी हुई थी 1914 से लेकर 1918 तक। तो जब ये देखा, जब कोई भी वर्ल्ड वार होती है तो उसके ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उनको रोकने के लिए एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता महसूस की गई कि जो कि सब्सिक्वेंट होने वाली वार को रोके। तो उसी आधार पर लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया, उसी आधार पर लीग ऑफ नेशंस को बनाया गया। लेकिन जो ये लीग ऑफ नेशन है, ये अपने ऑब्जेक्टिव में असफल रहा, और जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि फिर से दूसरे 1939 में फिर से दूसरी सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई और 1945 तक चली। तो इसकी जगह रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फिर से रिप्लेस किया गया। ठीक है, अब जब इसको रिप्लेस किया गया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को, अभी अगर हम देखें, ये बना था 1945 में। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इंडिया वाज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ यूएनओ। फाउंडिंग, ये लिख लो, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। इंडिया जो है यूएनओ का फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है हमारा, अभी इसमें 193 कंट्रीज हैं, और जो लास्ट कंट्री था वो था साउथ सूडान। ये जो भी मैं स्टेटमेंट आपको बोल रहा हूं, यहां से एग्जामिनर फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछता है, तो मेरा हर स्टेटमेंट एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो सब आप उसको याद रखें, समझें। ठीक है, तो अभी यहाँ पर क्या है कि अब फिर से 193 यहाँ पर है, लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दी है कि बांग्लादेश को भी इसका मेंबर बनाया जाना चाहिए। अब इसमें नया मेंबर बनने का वो क्या होता है प्रोसीजर, तो पहले किसी कंट्री के बारे में क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन देती है, और उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर जनरल असेंबली उसको रेजोल्यूशन पास करके उसको एडमिट करती है मेंबरशिप में। तो बांग्लादेश के रेफरेंस में सिक्योरिटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन दे दी है कि बांग्लादेश इज फिट टू बी कंसीडर्ड एज द मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। अब इसमें बाद में जनरल असेंबली रेजोल्यूशन पास करके इसको एक फॉर्मल मेंबर बना सकती है। चाइना ने भी इसको सपोर्ट किया है, और उन्होंने कहा है कि इसको मेंबर, बांग्लादेश को मेंबर बनाया जाना चाहिए। और चाइना ने कहा कि हम जो है अपने सभी जो नीबर्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं, और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस का मतलब है कि सारे देश मिलजुल कर रहे। अब इंडिया, भूटान, पाकिस्तान और अल्जीरिया ने इस डिसीजन का वेलकम किया है। ठीक है, और ये मिस्टर याको मलिक हैं, जो कि सोवियत के एम्बेसडर हैं। इन्होंने भी अपनी गवर्नमेंट के एफर्ट्स को बताया कि भी इन्होंने भी काफी एफर्ट किए बांग्लादेश को इस लेवल तक पहुंचाने के लिए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज ऑन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस फॉर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये जो कंसेप्ट है स्पेशल कैटेगरी ऑफ स्टेटस, ये आया था 5th फाइनेंस कमीशन के द्वारा 1969 में। अब हम इसको थोड़ा बेसिक समझते हैं। देखो, वैसे आप जानते हैं कि हमारे देश में जो है फेडरल सिस्टम है, और फेडरल सिस्टम का मतलब ये है कि जो देश में सारी पावर हैं वो सेंटर और स्टेट में डिवाइड की हुई है। ऑल पावर्स आर डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट्स। ठीक है, अब स्टेट की अपनी सरकार है, सेंटर की अपनी सरकार है, लेकिन यहाँ पर अगर आप जाएंगे, जो 7th शेड्यूल है हमारी, 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट दी गई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो जितने भी टैक्स इंपोज करने की पावर ज्यादा से ज्यादा वो यूनियन गवर्नमेंट के पास, यानी कि भारत सरकार के पास है। क्योंकि देखिए, जब देश चलता है तो देश चलने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसे का जो मेन सोर्स है वो टैक्स होता है। ठीक है, तो टैक्स की ज्यादा पावर किसके पास दी गई है? यूनियन गवर्नमेंट में, भारत सरकार के पास। स्टेट गवर्नमेंट के पास टैक्स की कंपैरेटिवली पावर कम है। अब सेंटर और स्टेट में रिलेशंस होते हैं 3 प्रकार के, लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस और फाइनेंशियल रिलेशन। तो फाइनेंशियल रिलेशन में क्या होता है कि हमारे देश में बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं जिनको लगाती भारत सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, और उनको कलेक्ट भी भारत सरकार करती है, और कलेक्ट करके उनके जो पैसे होते हैं वो दे देती है किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। या बहुत सारे टैक्स ऐसे हैं कि लगाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट और
कलेक्ट उसको स्टेट गवर्नमेंट कर लेगी, या उससे जो आने वाला रेवेन्यू है उसको दोनों बांट लेंगे, ठीक है। अब तो जो स्टेट के पास अपनी रेवेन्यू की पावर कम है, तो स्टेट को अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए और पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है। तो वहीं पर उसी बात को ध्यान में रखते हुए फिफ्थ फाइनेंस कमीशन ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का एक जो है इसको इवॉल्व किया, ठीक है। अब तो अब अगर हमारे कुछ स्टेट्स हैं और उनके पास कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, जैसे कि वहाँ की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है और वहाँ पर लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, हिली स्टेट्स हैं एंड प्रॉक्सिमिटी टू इंटरनेशनल बॉर्डर है, सोशियो इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस है वहाँ पर, और लैक ऑफ एडिक्वेट स्टेट फाइनेंस है। तो अगर ये 5 क्राइटेरिया कोई स्टेट फुलफिल करता है तो ऐसा स्टेट के पास ये मतलब ग्राउंड बन जाती है कि ये अपने आप को एक स्पेशल कैटेगरी में आने के लिए डिमांड कर सकता है। तो अभी जो बात चल रही है वो आंध्र प्रदेश की बात चल रही है, और रीजन ये है कि आंध्र प्रदेश को इस कैटेगरी में क्यों डाला जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश का कहना ये है कि भाई 2014 से पहले आंध्र प्रदेश अकेला होता था, लेकिन बाद में 2014 में इसमें से तेलंगाना को निकाल दिया गया 2 जून 2014। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पूछ लेगा एग्जामिनर कि तेलंगाना किस डेट को बना, तो जब इसको बाइफरकेट किया गया तब बना, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट। तो ये कह रहा है कि अब जब तेलंगाना को अलग कर दिया गया तो इसके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कंपैरेटिवली कम हो गए, इसलिए इसको अब किसकी जरूरत है, इसको स्पेशल ग्रांट की जरूरत है। अब वैसे तो सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो उसको पैसे देती है, लेकिन जब किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिल जाता है तो वो ग्रांट के लिए एंटाइटल हो जाता है। और ग्रांट का मतलब ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पैसे उसको देगी और उन पैसों को वापस नहीं लेगी। देखिए जो स्टेट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से 2 तरह से पैसे ले सकती है, एक तो उधार ले सकती है, तो जो पैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से उधार लेती है वो उसको वापस करने पड़ेंगे, लेकिन जो पैसे ग्रांट में लिए जाएंगे उन पैसों को वापस करने की आवश्यकता नहीं। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। पीएम किसान निधि इंस्टॉलमेंट रिलीजेस टू 9.3 करोड़ फार्मर्स। तो जैसा आप जानते हैं कि हर 3 महीने में हर किसान को 2,000 रुपए दिए जाते हैं, और ये जो योजना है ये हमारे प्रधानमंत्री जी इसको पैसे को ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि फिर से ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही अपनी तीसरे टर्म की शपथ ली है तो उन्होंने हर किसान को 2,000 रुपए हर 3 महीने में दिए जाते हैं, मतलब एक किसान को एक साल में 6,000 रुपए भारत सरकार देती है। तो इससे 9.3 करोड़ लोगों को जो है फायदा मिलेगा। कांग्रेस ने इसकी क्रिटिसिज्म की है, ठीक है, लेकिन वी आर नॉट गोइंग टू दिस पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ द न्यूज। नाउ वी कम टू नेक्स्ट। इंडिया वेलकम इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया एंड इथियोपिया ज्वाइनिंग ब्रिक्स, ठीक है। तो देखिए जो ब्रिक्स है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें 4 स्टेट्स हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये 5 स्टेट इसमें आते हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। और इन चारों के जो फर्स्ट कैपिटल को मिलकर ये ब्रिक्स बना हुआ है। लेकिन ब्रिक्स में 4 नए मेंबर्स और आ गए हैं 1 जनवरी 2024 से। वो हैं इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान एंड यूनाइटेड अरब अमीराट्स, ठीक है। तो इन 4 देशों ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। तो जो ब्रिक्स है अब और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये अपने काम को और अपने एजेंडे को और इफेक्टिव मैनर में फुलफिल कर पाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। I will come again with more such news. Till then, thank you very much.